Hi, my dear listeners and spectators. You are watching my YouTube channel Oxford Gallery and myself Riyan Kumar Arya. You are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery Kahalgaon. And in the series of translation, once again I am present with a new video. In this video, we will talk about exercise 74 from the book of Oxford Current English Translation. I use this book for how to translate into English. So please stay with me till the end of this video if you learn how to translate into English. So let's start the discussion of the exercise 74. Already I uploaded exercise 72, 73, and in last few exercises I focused on verb used of verb to have. There are three tense forms of verb to have. Present, has, have are the present tense form of verb to have. Had is the past tense form of verb to have. And shall have and will have are the future tense form of verb to have. In exercise 72, 73, we used the past and present tense form of verb to have, and in exercise 74 we will solve some sentences which are negative and interrogative. तो हम जो आज इस एक्सरसाइज 74 में जो ट्रांसलेशन बनाने वाले हैं, जो मैं ट्रांसलेट करने वाला हूँ हिंदी टू इंग्लिश, उसमें सभी वाक्य जो हैं या तो निगेटिव हैं या तो इंट्रोगेटिव हैं. कुछ वाक्यों में WH वर्ड का भी प्रयोग किया हुआ है. ये सभी के सभी वर्ब टू हैव के बेस पर आधारित हैं. इसके पहले भी वर्ब टू हैव के बेस पे आधारित कई एक्सरसाइज बनाए जा चुके हैं. उसको आप देखकर आसानी से इस एक्सरसाइज को भी बना सकते हैं. तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर ट्रांसलेशन को बना रखा है, तो सबसे पहले नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं. इसमें नेगेटिव जब वाक्य में नॉट का प्रयोग करते हैं तो वो नेगेटिव, और जब हेल्पिंग वर्ब डेट मीन्स हैज और हैव का प्रयोग हम सब्जेक्ट के पहले करते हैं अर्थात वाक्य के प्रारंभ में, और यदि WH क्लॉज का प्रयोग करना हो तो हम हैड को WH क्लॉज वर्ड के बाद रखते हैं, तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव कहलाता है. साथ में इस एक्सरसाइज 74 में हम इन्फिनेटिव का भी प्रयोग करेंगे. इन्फिनेटिव क्या होता है? जब टू, जो कि एक पार्टिकल है, 2 प्लस V1 अर्थात 2 के बाद V1 का प्रयोग करते हैं तो हम इसे इन्फिनेटिव कहते हैं. इन्फिनेटिव के ऊपर वाक्य के सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता. सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन्फिनेटिव का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. तो चलिए मैं ट्रांसलेट करता हूँ. ये तो जो मैंने अभी आपको स्पीच डिलीवर्ड किया, जो इंट्रोडक्शन दिया मैंने, वो सभी चीज़ें जो है ये चैप्टर्स के बेस पर आधारित था, और ये पुरानी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए ये ज़रूरी होता है. तो चलिए 1 to 1 मैं सभी को हिंदी टू इंग्लिश करता हूँ. सबसे पहले है, क्या तुम्हें पटना जाना था? तो यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो सबसे पहले हैड का प्रयोग किया गया, हैड यू टू गो टू पटना. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं. तो हैड क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है. इसके बाद हमने सब्जेक्ट रखा है, फिर उसके बाद हमने इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है, टू गो, इसके बाद टू पटना. नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन को पटना नहीं जाना था. यह एक निगेटिव सेंटेंस है. मोहन हैड नॉट टू गो टू पटना. मोहन हैड नॉट टू गो टू पटना. अगले सेंटेंस को देखते हैं, उसे नहीं दौड़ना पड़ा. यह भी नेगेटिव सेंटेंस है. ही हैड नॉट टू रन. ही हैड नॉट टू रन. यहाँ पे देखेंगे यह भी वाक्य जो है नेगेटिव है. नेक्स्ट है, क्या उसे दौड़ना पड़ा? अब ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया है? तो ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग किया है. हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हमने इन्फिनेटिव का प्रयोग किया. हैड ही टू रन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. उसे उपवास नहीं करना पड़ा था, ये नेगेटिव सेंटेंस है. ही हैड नॉट टू फास्ट. ही हैड नॉट टू फास्ट. अगले सेंटेंस को देखते हैं, तुम्हें सच नहीं बोलना पड़ा.
यू हैड नॉट टू स्पीक द ट्रूथ। सच बोलना के लिए हम लोग अंग्रेजी में स्पीक द ट्रूथ शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ वही लगाया है, यू हैड नॉट टू स्पीक द ट्रूथ। यह भी एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें हमने नोट लगा के रखे हैं। अगले सेंटेंस क्या गांधी जी को उपवास करना पड़ा था? हैड गांधी जी टू फास्ट। फास्ट का प्रयोग यहाँ पे इन्फिनेटिव के रूप में किया गया है। फास्ट का मतलब होता है उपवास करना और एक फास्ट का मतलब होता है तेज, जो कि एक एडजेक्टिव है, बट ये यहाँ पे इन्फिनेटिव है। 2 + V1 फास्ट मतलब उपवास करना। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें त्यागपत्र देना पड़ा? हैड यू टू रिजाइन। रिजाइन मतलब होता है त्यागपत्र देना, लिखते हैं RESIGN, रिजाइन। नेक्स्ट है, क्या उन लोगों को भीख मांगनी पड़ी? हैड दे टू बेग। बेग मतलब होता है भीख मांगना, तो हैड दे टू बेग, यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ा था? हैड यू नहीं बोलना पड़ा, हैड यू नॉट टू टेल ए लाई। तो यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में नॉट का भी प्रयोग किया गया है, तो इसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। हैड यू नॉट टू टेल ए लाई, और हम लोग अंग्रेजी में टेल ए लाई शब्द का प्रयोग करते हैं झूठ बोलने के लिए। टेल ए लाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, क्या सोहन को नहीं पढ़ना था? हैड सोहन नॉट टू रीड, यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ी? हैड यू नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तुम्हें क्यों जाना पड़ा? इस वाक्य में सबसे पहले WH क्लाउड शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे WH क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया, इसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर हमने इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है। यह वाक्य है जिसे आप WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तुम्हें क्यों जाना पड़ा? हैड यू टू गो। अगले सेंटेंस है, उसे कब जाना पड़ा? व्हेन हैड ही टू गो। व्हेन हैड ही टू गो, यह भी सेंटेंस में सबसे पहले WH क्लाउड्स का प्रयोग किया गया है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, उसे यह काम क्यों करना पड़ा? वाई। सीता को कहाँ ठहरना पड़ा? वेयर हैड सीता टू स्टे। वेयर हैड सीता टू स्टे। नेक्स्ट सेंटेंस से, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ी। यह सेंटेंस जो है ना तो नेगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव है, यह एक असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ी? यह इंट्रोगेटिव है। हैड यू नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। हम लोगों को क्यों इंतजार करना पड़ा? वाई हैड वी टू वेट। वाई हैड वी टू वेट। सीता को क्यों जंगल जाना पड़ा? वाई हैड सीता टू गो टू फॉरेस्ट। वाई हैड सीता टू गो टू फॉरेस्ट। राम को क्यों लड़ना पड़ा? वाई हैड राम टू फाइट। वाई हैड राम टू फाइट। तो ये जो अभी वाक्य हैं ये सभी टू फाइट, टू गो, टू वेट, टू अपीयर, टू स्पीक, ये सभी इन्फिनेटिव हैं। अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इस इन्फिनेटिव में जो वर्ब का प्रयोग किया गया है उसे सब्जेक्ट के सिंगुलर या होने का कोई असर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अनइफेक्टेड है, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदलते हैं। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लगाते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब भी हम प्लूरल लगाते हैं। और इन्फिनेटिव के बारे में हम डिटेल्स में आगे कुछ जो व्याकरण के बेसिक ग्रामर्स के जो बेसिक हम वीडियोस बनाने वाले हैं उसमें हम आपको इन्फिनेटिव के बारे में जरूर बताएंगे। आगे है, तुम्हें क्या करना था? व्हाट हैड यू टू डू। तुम्हें क्या करना था? आपको क्या करना था? व्हाट हैड यू टू डू। क्या आपको वह काम नहीं करना था? हैड यू नॉट टू डू दैट वर्क। हैड यू नॉट टू डू दैट वर्क। क्या मुझे वह उपन्यास नहीं खरीदना पड़ा? हैड आई नॉट टू बाय दैट नॉवेल। नॉवेल का हिंदी अर्थ होता है उपन्यास, और उपन्यास के लिए हम लोग अंग्रेजी में नॉवेल शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ा? हैड आई नॉट टू पे फाइन। फाइन का हिंदी अर्थ होता है जुर्माना, तो हम लोग जुर्माना के लिए अंग्रेजी में फाइन शब्द का प्रयोग करते हैं, और पे मतलब होता है चुकाना, देना इत्यादि। नेक्स्ट है, क्या बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ा? हैड द चिल्ड्रेन नॉट टू गो टू स्कूल। हैड द चिल्ड्रेन नॉट टू गो टू स्कूल, यह भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
अगले सेंटेंस को देखते हैं, क्या आपको परीक्षा नहीं देनी पड़ी? हैड यू नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, हैड यू नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है, क्या बच्चों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ा? हैड द चिल्ड्रन नॉट टू वेट 4 hours, घंटों के लिए हमने यहाँ पे 4 hours शब्द का प्रयोग किया है। यह पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के पहले जो हम 4 एसेंस लगाते हैं, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है घंटों, इसलिए हमने 4 hours का प्रयोग किया है। हैड द चिल्ड्रन नॉट टू वेट 4 hours। अगले सेंटेंस को देखते हैं, क्या राम और सीता को अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा? हैड राम एंड सीता नॉट टू स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल इन देयर लाइफ। अगले सेंटेंस को देखते हैं, आपको क्या पढ़ना था? व्हाट हैड यू टू रीड। तो इसी के बेस पे कुछ और वाक्य हैं जो आप इजीली बना सकते हैं। हम अगले एक्सरसाइज में देखेंगे कि वर्ब टू हैव का जो फ्यूचर टेंस फॉर्म होता है, सेल हैव और विल हैव, उसके साथ हम इन्फिनिटिव का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। याद रखना है, इन तरह के वाक्यों का प्रयोग आवश्यकता, बाध्यता इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर समझ में आएगा जो मैंने वीडियोस में अभी ट्रांसलेशन को सॉल्व किया। यू विल सेटिस्फाइड विथ माय वीडियोस। थैंक यू टू एवरीबॉडी मेरे साथ रहने के लिए, इस वीडियो में अंत तक रहने के लिए। थैंक यू once again to each and everybody, to all my dear listener and spectators.